कोलकाता आर्जिकल मेडिकल हॉस्पिटल में जो महिला ट्रेनी डॉक्टर होती हैं, उनके माता पिता को सूचना दी जाती है कि आप फौरन हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी बेटी ने अपना जीवन लीला समाप्त कर चुकी है। जब वह हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो अपने ही बेटी से मिलने के लिए तकरीबन उनको 3 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। उसी बीच में कोई आता है, कहता है मामले को सेटलमेंट कर दीजिए। आखिर किस बात का सेटलमेंट, यह अब समझ नहीं आता है कि आखिर क्या कह रहे हैं लोग। ऐसे में मजबूरन में उनके माता पिता कोर्ट में जाके याचिका दायर कर देते हैं। जब कोर्ट में याचिका दायर हो जाता है, कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए वह दबाव डालने लगती है पुलिस को जांच करने के लिए। पुलिस और राज्य सरकार ने कहा कि हम मामले को 7 दिन में देंगे, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, इस मामले को आप 5 दिन में सीबीआई को सौंप दीजिए। न जाने आप कितने सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर देंगे। फिर सीबीआई के पास यह मामला पहुंचता है, सीबीआई जांच करने शुरू कर देती है। तो उन्होंने डॉक्टर और कर्मचारी समेत कई लोगों को गिरफ्तार करती है, साथ साथ आरोपी को भी गिरफ्तार करती है। आखिर उन्होंने कितने सबूत अब तक इकट्ठा कर पाए हैं, हम जानेंगे वीडियो में विस्तार से। ये भी जानेंगे उस रात महिला के साथ क्या हुआ। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बरकरार रहे। नमस्कार दोस्तों, आज जो आप लोग को सच्ची घटना सुनाने वाला हूं, यह घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की। यहाँ 55/B शंभू नाम निवासी एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है संजय राव। संजय राव पुलिस कल्याण बोर्ड में वॉलंटियर के रूप में काम करता है। उसका पुलिस के साथ उठना बैठना होता है और 5 अगस्त 2024 को खड़गपुर के सलुआ में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग होती है, जिसमें संजय राव भी हिस्सा लेता है। वह 3 दिन रहता है। रहने के बाद वह 8 अगस्त 2024 को फिर से कोलकाता आ जाता है। आने के बाद वह दोपहर में आर्जिकल मेडिकल हॉस्पिटल में एक व्यक्ति को ले जाके एडमिट कराता है। उसके बाद वहां से वह चला आता है। फिर उस व्यक्ति से मिलने के लिए रात के 11 बजे जाता है, मिलता है, उसका एक्सरे वगैरह कराता है, फिर वहां से वापिस आ जाता है। आने के बाद वह फिर से तकरीबन 1 बजे रात फिर वह जाता है आर्जिकल मेडिकल हॉस्पिटल में, लेकिन इस बार उस व्यक्ति से मिलने नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति से मिलने के लिए जाता है। उसका जांच वाच वगैरह कराने जाता है, क्योंकि वह आज उसका ऑपरेशन होना था। इतना सब करा के वह उस हॉस्पिटल से बाहर आता है और उसी हॉस्पिटल में वह कैंपस में घूमने लगता है। उसको कोई रोकता टोकता नहीं था, क्योंकि वह पुलिस कल्याण बोर्ड का वॉलंटियर होता है। साथ साथ वह कोलकाता पुलिस का लिखा हुआ टी-शर्ट भी पहनता है। तो ऐसे में उससे लोग भी यही सोचते हैं बड़ी संख्या में कि आखिर वह पुलिस वाला होगा। पुलिस की तरह उसका चलना बोलना रहता है और वह बॉक्सर भी होता है, जिससे उसकी बॉडी भी बहुत फिट होती है, तो उसको कोई भी कुछ नहीं बोलता है। ये तो रही बात संजय राय की। अब हम बात करते हैं कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल हॉस्पिटल की, जिसमें 31 साल की एक ट्रेनी महिला डॉक्टर होती है, जो चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट की छात्रा होती है। उनकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में होती है। वह रोजमर्रा की तरह अपने माँ से रात के 11 बजे के आसपास बात करती हैं, हाल समाचार होता है और माँ पूछती है बेटी खाना वगैरह खाया कि नहीं, तो कहती हैं अभी खाना नहीं खाए हैं, अभी राउंड पे जाना है, आने के बाद खाती हैं, फिर आपसे हम बात करते हैं। फिर वह फोन रख देती हैं। उसके बाद वह राउंड पे चली जाती हैं। राउंड के जाती हैं, जिसको इंजेक्शन की जरूरत होती है इंजेक्शन, जिसको दवा की जरूरत होती है दवा देती हैं। अपना काम जो है वह भरपूर जिम्मेदारियां की तरह निभाती हैं। फिर उसके बाद वह अपने जूनियर डॉक्टर से बात करते हैं कि आप लोगों ने खाना खा लिया, तो बोलते हैं अभी खाना नहीं खाए हैं, आओ सब लोग साथ में खाना खाते हैं। फिर सब लोग साथ में खाना खाते हैं। अब लगभग रात के 2 से 3 बज गए होते हैं। खाना खाने के बाद लेडी डॉक्टर कहती हैं मैं थोड़ा से आराम कर लेती हूँ। वह आराम करने के लिए हॉस्पिटल के ही 3री-4थी मंजिल पर सेमिनार हॉल बना होता है, वह जाके वहाँ आराम करने लगती हैं। लगभग अब 2 से 3 बज रहे होते हैं और इधर जो संजय राव होता है वह कैंपस में घूम रहा होता है। फिर वह रात के लगभग 3 और 4 बजे के बीच में उस हॉस्पिटल के अंदर आता है। आने के बाद वह इधर उधर घूमता है। घूमने के बाद वह सीधा सेमिनार हॉल में चला जाता है। जब जाता है तो वह सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो जाता है। उसके बाद वह 40 से 45 मिनट रहता है। फिर वह 4:37 पे उस सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। वह फिर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, चल रहा होता है, कुछ भी नहीं पता किसी को होता है। लेकिन सुबह जब 8 अगस्त 6 बजते हैं तो उसी हॉस्पिटल का एक कर्मचारी सेमिनार हॉल में जाता है। जैसे ही वह अंदर जाता है वह देखता है उसकी चीख निकल जाती है। वह
उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, खुली की खुली रह जाती है उसकी आंखें। वह यही देखता है एक लाश पड़ी होती है जो पूरी तरह से खून से लथपथ होती है। वह चीखने चिल्लाने लगता है और चीखने चिल्लाते हुए वह उस सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। जो आसपास के कर्मचारी काम कर रहे होते हैं वो लोग भी आते हैं, वो भी देखते हैं तो उनकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर वह सोच रहे होते हैं कि आखिर यह क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या मामला है। तब तक डॉक्टर की टीम भी वहां पहुंच जाती है। डॉक्टर की टीम जब पहुंचती है तो वह मामले को दबाने की कोशिश करती है और यही सोचती है कि आखिर हॉस्पिटल का इमेज न खराब हो। शायद इसीलिए कोई उस महिला डॉक्टर के घर वालों के माता पिता को सूचना देता है कि आपकी बेटी बहुत बीमार है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। फिर कहते हैं आपकी बेटी ने अपना जीवन लीला समाप्त कर चुकी है। फिर उसके माता पिता हॉस्पिटल में आते हैं। आने के बाद उनको अपनी बेटी से मिलने के लिए तकरीबन 3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद जब वह अपनी बेटी से पहली बार मिलते हैं, देखते हैं कि उनकी बेटी अर्धनग्न होती है और खून से लथपथ होती है। फिर उनके होश ही उड़ जाते हैं। फिर बॉडी को अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें रिपोर्ट आती है कि पूरा शरीर जख्मी कर दिया गया है और उसके प्राइवेट पार्ट से, ओठ से, मुंह से, नाक से, आंख से, सारे जगह से खून बह रहे होते हैं और उसके पेट में चोटें, दाहिने पैर की उंगली टूटी हुई होती है, बाएं पैर में चोटें होती है, हाथ की उंगली टूटी होती है, सारे शरीर में उसके चोटें होती है। आखिरकार यह किसने किया, क्यों किया, अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। तो पुलिस शुरू में तो इस मामले को दबाने की कोशिश करती है। फिर मजबूरन में उनके माता पिता कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर देते हैं। जब याचिका दायर कर देते हैं तो कोलकाता हाई कोर्ट दबाव डालना शुरू कर देती है। पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू करती है। एक वजह ये भी बन जाती है कि अब सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार, टीवी के माध्यम से सारी जगह यह खबरें फैल चुकी होती है और सब इसी घटना को लेकर चर्चा होने लगती है और लोग ये भी कहने लगते हैं कि आखिर इस टेढ़ी महिला डॉक्टर के साथ कितनी हैवानियत घटना घटी है। इसे ही निर्भया 2.0 का रूप दे देते हैं और अब पुलिस इस सवाल को ढूंढना शुरू कर देती है कि आखिर किसने किया, क्यों किया। तो पुलिस को लाश के पास से ही एक ब्लूटूथ मिलता है। जब ब्लूटूथ मिलता है तो वह आसपास के लोगों को बुलवाती है, उनके मोबाइल से मैच कराना शुरू कर देती है। एक आदमी का ब्लूटूथ से मैच हो जाता है। जब मैच होता है तो उस आदमी का नाम होता है संजय राव। लेकिन ऐसी स्थिति में जो संजय राव होता है वह कपड़े बदल चुका होता है, यानी जो कपड़ा पहन के आया था वह कपड़ा बदल दिया था। ऐसे में ये भी पता चलता है कि जब वह 4:37 से उस हॉस्पिटल से निकला था तो शायद वह पुलिस के बैरिक में जाके सो जाता है और उसे बताया जा रहा है शराब पीने का आदी भी होता है। शायद उस दिन शराब पी रखी थी। ऐसे में जब उसकी नींद खुलती है, उसको होश आता है तो उसे लगता है कि अरे आज तो मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, शायद हम पकड़े जाएंगे। तो वह सबूत मिटाना शुरू कर देता है। फिर पुलिस उसे बुलवाती है लेकिन वह जूते नहीं धो पाया होता है और जूते में लेडी महिला डॉक्टर का खून लगा होता है और उसे यही लगता था कि हम शायद पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन उस लेडी डॉक्टर का खून और उसका ब्लूटूथ उसे पकड़ा देता है। फिर पुलिस इसके बारे में और जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है तो पता चलता है कि इन्होंने अब तक 4 शादियां कर रखी थी। पहली शादी की, बीवी छोड़ चली जाती, दूसरी करता, बीवी छोड़ चली जाती, तीसरी भी करता, छोड़ चली गई और जो चौथी शादी किया था तो इसकी बीवी की मौत हो गई थी। बताया जाता है किसी बीमारी के कारण, लेकिन बीमारी क्या थी पता नहीं। फिर इसके आसपास के लोगों से भी बात की जाती है तो आसपास के लोग भी बताते हैं कि इनके घर के चीखने और चिल्लाने की आवाज आती थी और ये अपने बीवियों के साथ मारपीट करता था। इसे भी बताया जाता है कि वह ब्लू फिल्म देखने की आदी होता है जिसके कारण से वह अपने बीवियों के साथ हैवानी तरीके से गंदी हरकतें करता था। इसी कारण से इसकी बीवी छोड़ के चली जाती थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि वह अपने माँ के साथ रह रहा होता है। घर हो या घर के बाहर हो ऐसे रहता था जैसे वह पुलिस वाला हो। हालांकि कोलकाता पुलिस में वह मानदेय के रूप में काम करता था। महज 12,000 रुपये पाता था जिससे वह अपनी जिंदगी जी रहा था। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि वह हॉस्पिटल में आना जाना उसका लगा रहता था। वह मरीजों को भर्ती कराता था और उनसे पैसे शायद लेता था। फिर भी जो हॉस्पिटल होती हैं उसमें आसानी से कोई भर्ती नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें का अच्छा इलाज होता है और हर कोई चाहता है कि मेरा अच्छा इलाज हो और संख्या ज़्यादा होती है। शायद वह दलाल के रूप में काम भी करता था। और जिस तरह से पुलिस कार्यप्रणाली की जो प्रक्रियाएं होती है और इसमें बड़े अधिकारियों का संपर्क होता है
तो लोगों से कहा जाता है सेटलमेंट कर लीजिए। आखिर किस बात का सेटलमेंट की बात करते हैं, यह बात समझ नहीं आता है। जो पुलिस की कार्यप्रणाली थी और जो सरकार की नीयत थी, उन्होंने कहा हम इस मामले को 7 दिन में दे पाएंगे। तो लोगों ने जाके याचिका हाई कोर्ट में याचिका दायर कर देते हैं और कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए वह कहती है 7 दिन में नहीं बल्कि आप 5 दिन में सीबीआई को सौंप दीजिए, नहीं तो आप पता नहीं कितने सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर देंगे। इस मामले की जांच जरूरी है। तब तक यह मामला पूरे देश में आक्रोश की तरफ फैल जाता है और लोग आक्रोशित होकर धरने पर बैठ जाते हैं और तोड़फोड़ करने लगते हैं। फिर हाई कोर्ट के माध्यम से यह मामला सीबीआई को सौंप दिया जाता है। 14 अगस्त 2024 को जैसे ही सीबीआई दोपहर में यह मामले को जांच करने के लिए लेती है, तो देर शाम को 11-12 बजे यानी 14-15 अगस्त को ही लोग बड़ी संख्या में मार्च निकालने के लिए जुटते हैं। उनका इरादा ये होता है कि वह शांतिपूर्वक मार्च निकालेंगे, लेकिन उस मार्च में इतनी बड़ी संख्या होती है कि उसमें कुछ उपद्रवी लोग भी आ जाते हैं और वह उपद्रव करने लगते हैं। वह हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में जाके तोड़फोड़ मचा देते हैं और जो इमरजेंसी वार्ड होता है उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा देते हैं। बताया जाता है कि हॉस्पिटल में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और फिर उसके 2 ही 3 दिन बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाती है। जैसे ही वीडियो वायरल होती है उसमें एक सुना जाता है कि उसमें एक कह रहे होते हैं लोग कि चलो सेमिनार हॉल की तरफ चलते हैं, और उनका यही इरादा होता है शायद साफ साफ कि चलो सेमिनार हॉल की तरफ चलें और जो सबूत हैं उसको मिटा दिया जाए। हालांकि सीबीआई इस मामले को मजबूती से जांच कर रही है। हालांकि सीबीआई ने इस मामले को मजबूती से जांच कर रही है और जो संजय राय होते हैं उनका डीएनए सैंपल के लिए भिजवाया जाएगा और उनके मिलान किया जाएगा। और ये भी दावा किया जा रहा है कि जो ट्रेनिंग महिला डॉक्टर होती है उनके प्राइवेट पार्ट से 151 mg सीमन का पुष्टि हो सीमन का पता चला है। आखिरकार अब एक ही पुरुष का ये नहीं हो सकता है, अब इसमें और भी पुरुष हो सकते हैं, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल सीबीआई इसको अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल कर रही है और इसमें कितने आरोपी थे कितने नहीं थे ये भी पता चलेगा। और उन्होंने हालांकि सीबीआई इस मामले को अलग अलग एंगल से जांच कर रही है और भी आरजी मेडिकल कॉलेज में कितने राज दफन हैं। हालांकि सीबीआई इस मामले को अलग अलग एंगल से जांच कर रही है और भी इस आरजी मेडिकल कॉलेज में कितने राज दफन हैं ये भी खुलवाने की कोशिश करेगी। और सीबीआई ने इसके लिए 3D लेजर स्कैनर की मदद से ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, जिससे ये भी पता चल पाएगा 8-9 अगस्त लेडी डॉक्टर के साथ क्या हुआ और ये भी पता चलेगा और कितने लोग संजय के अलावा और कितने लोग इसमें शामिल थे। साथ ही 14-15 अगस्त को जो हॉस्पिटल में बवाल मचता है उसमें से अब तक सीबीआई ने 25 लोगों को पहचान कर ली है और उनको गिरफ्तार कर ली है। साथ साथ जो मेडिकल के प्रिंसिपल होते हैं उनको भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर ली है, उनसे पूछताछ कर रही है। और उस रात की जब महिला ट्रेनिंग डॉक्टर की हत्या हुई उसमें से 4 डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर ली है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। आखिरकार यह क्या मामला है सीबीआई ही जांच करेगी। अब सीबीआई कितने दिन में यह जांच कर पाएगी कितने दिन नहीं कर पाएगी यह तो भविष्य की बात है, लेकिन दोस्तों सबके मन में यही है कि आखिर उस ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ उस रात क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया, सबको यही जानना चाहते हैं। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोग को जागरूक और सचेत करना है। यह जानकारी जो हमें इंटरनेट और अखबार के माध्यम से मिला है वही आप लोगों को हम बता रहे हैं। धन्यवाद।